प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग भाग 2 अध्याय 8, जिसका शीर्षक है प्रिटोरिया जाते हुए। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद काशीनाथ द्विवेदी जी ने किया है। मैं डरबन में रहने वाले ईसाई हिंदुस्तानियों के संपर्क में भी तुरंत आ गया। वहाँ की अदालत के दुभाषिए मिस्टर पॉल रोमन कैथोलिक थे, उनसे परिचय किया और प्रोटेस्टेंट मिशन के शिक्षक स्वर्गीय मिस्टर सुभान गाडफ्रे से भी परिचय हुआ। इन्हीं के पुत्र जेम्स गाडफ्रे यहाँ दक्षिण अफ्रीका के भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पिछले साल आए थे। इन्हीं दिनों स्वर्गीय पारसी रुस्तम जी से मेरा परिचय हुआ और तभी स्वर्गीय आदम जी मियाँ खान के साथ जान पहचान हुई। ये सब भाई अभी तक काम के सिवा एक दूसरे से मिलते न थे, लेकिन जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, बाद में ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए। मैं इस प्रकार जान पहचान कर रहा था कि इतने में फर्म के वकील की तरफ से पत्र मिला कि मुकदमे की तैयारी की जानी चाहिए और खुद अब्दुल्ला सेठ को प्रिटोरिया जाना चाहिए अथवा किसी को वहाँ भेजना चाहिए। अब्दुल्ला सेठ ने वह पत्र मुझे पढ़ने को दिया और पूछा, आप प्रिटोरिया जाएंगे? मैंने कहा, मुझे मामला समझाइए, तभी कुछ कर सकूंगा। अभी तो मैं नहीं जानता कि मुझे वहाँ क्या करना होगा। उन्होंने अपने मुनीमों से कहा कि वे मुझे मामला समझा दें। मैंने देखा कि मुझे ककहरे से शुरू करना होगा। जब मैं जंजीबार में उतरा था तो वहाँ की अदालत का काम देखने गया था। एक पारसी वकील किसी गवाह से बयान ले रहे थे और जमानामे के सवाल पूछ रहे थे। मैं तो जमानामे में कुछ समझता ही न था। बही खाता न तो मैंने हाई स्कूल में सीखा और न विलायत में। मैंने देखा कि इस मामले का दारोमदार बहियों पर है। जिसे बही खाते की जानकारी हो वही इस मामले को समझ और समझा सकता है। जब मुनीम नामे की बात करता तो मैं परेशान होता। मैं पी नोट का मतलब नहीं जानता था। कोश में ये शब्द मिलता न था। जब मैंने मुनीम के सामने अपना ज्ञान प्रकट किया तब उससे पता चला कि पी नोट का मतलब है प्रॉमिसरी नोट। मैंने बही खाते की पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। कुछ आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। मामला समझ में आया। मैंने देखा कि अब्दुल्ला सेठ बही खाता लिखना नहीं जानते थे, पर उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान इतना प्राप्त कर लिया था कि वे बही खाते की गुत्थियां फौरन सुलझा सकते थे। मैंने उनसे कहा, मैं प्रिटोरिया जाने को तैयार हूँ। सेठ ने पूछा, आप कहाँ उतरेंगे? मैंने जवाब दिया, जहाँ आप कहें। तो मैं अपने वकील को लिखूंगा, वे आपके लिए ठहरने का प्रबंध करेंगे। प्रिटोरिया में मेरे मेमन दोस्त हैं, उन्हें मैं अवश्य लिखूंगा, पर उनके यहाँ आपका ठहरना ठीक ना होगा। वहाँ हमारे प्रतिपक्षी की अच्छी रसाई है। आपके नाम मेरे निजी कागज पत्र पहुँचे और उनमें से कोई उन्हें पढ़ ले तो हमारे मुकदमे को नुकसान हो सकता है। उनके साथ जितना कम संबंध रहे उतना ही अच्छा है। मैंने कहा, आपके वकील जहाँ रखेंगे वहीं मैं रहूँगा, अथवा मैं कोई घर खोज लूँगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी एक भी व्यक्तिगत बात बाहर न जाएगी, पर मैं मिलता जुलता तो सभी से रहूँगा। मुझे तो प्रतिपक्षी से मित्रता कर लेनी है। मुझसे बन पड़ा तो मैं इस मुकदमे को आपस में निपटाने की कोशिश करूँगा। आखिर तैयब सेठ आपके रिश्तेदार ही तो हैं, है ना? प्रतिपक्षी स्वर्गीय तैयब हाजी खान मोहम्मद अब्दुल्ला सेठ के निकट संबंधी थे। मैंने देखा कि मेरी इस बात पर अब्दुल्ला सेठ कुछ चौंके, पर उस समय तक मुझे डरबन पहुंचे 6-7 दिन हो चुके थे। हम एक दूसरे को जानने और समझने लगे थे। मैं अब सफ़ेद हाथी लगभग नहीं रह गया था। वे बोले, हाँ, यदि समझौता हो जाए तो उसके जैसी भली बात तो कोई हो ही नहीं सकती। पर हम रिश्तेदार हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। तैयब सेठ जल्दी मानने वाले नहीं हैं। हम भोलापन दिखाएं तो वे हमारे पेट की बात निकलवा लें और फिर हमको फंसा लें। इसलिए आप जो कुछ करें सो होशियार रहकर कीजिए। मैं 7वें या 8वें दिन डरबन से रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दर्जे का टिकट कटाया गया। वहाँ रेल में सोने की सुविधा के लिए 5 शिलिंग का अलग टिकट कटाना होता था। अब्दुल्ला सेठ ने उसे कटाने का आग्रह किया, पर मैंने हठवश, अभिमानवश और 5 शिलिंग बचाने के विचार से बिस्तर का टिकट काटने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे चिताया, देखिए, ये देश दूसरा है, हिंदुस्तान नहीं है। खुदा की मेहरबानी है, आप पैसे की कंजूसी न कीजिए, आवश्यक सुविधा प्राप्त कर लीजिए। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और निश्चिंत रहने को कहा।
ट्रेन लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मैरित्सनबर्ग पहुंची। यहाँ बिस्तर दिया जाता था। रेलवे के किसी नौकर ने आकर पूछा, आपको बिस्तर की ज़रूरत है? मैंने कहा, मेरे पास अपना बिस्तर है। वो चला गया। इस बीच एक यात्री आया। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे भिन्न वर्ण का पाकर वह परेशान हुआ। बाहर निकला और 1-2 अफसरों को लेकर आया। किसी ने मुझसे कुछ न कहा। आखिर एक अफसर आया। उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। उसने जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस डिब्बे में डरबन से बैठाया गया है और मैं इसी में जाने का इरादा रखता हूँ। अफसर ने कहा, ये नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा और न उतरे तो सिपाही उतारेगा। मैंने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारे, मैं खुद तो नहीं उतरूंगा। सिपाही आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतारा। मेरा सामान उतार लिया। मैंने दूसरे डब्बे में जाने से इनकार कर दिया। ट्रेन चल दी। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया। अपना हैंडबैग साथ में रखा। बाकी सामान को हाथ भी न लगाया। रेलवे वालों ने उसे कहीं रख दिया। सर्दी का मौसम था। दक्षिण अफ्रीका की सर्दी ऊंचाई वाले प्रदेशों में बहुत तेज होती है। मैरित्सबर्ग इसी प्रदेश में था। इससे खूब ठंड लगी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था, पर सामान मांगने की हिम्मत न हुई। फिर अपमान हो तो ठंड से मैं कांपता रहा। कमरे में दिया न था। आधी रात के करीब एक यात्री आया। जान पड़ा कि वह कुछ बात करना चाहता है, पर मैं बात करने की मनस्थिति में न था। मैंने अपने धर्म का विचार किया। या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उसे सहकर प्रेटोरिया पहुंचना चाहिए और मुकदमा खत्म कर देश लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो नामर्दी होगी। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपरी कष्ट है। वह गहराई तक बैठे हुए महारोग का लक्षण है। ये महारोग है रंग द्वेष। यदि मुझमें इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए और उनका विरोध रंग द्वेष को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए। ये निश्चय करके मैंने दूसरी ट्रेन में जैसे भी हो आगे ही जाने का फैसला किया। सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेजा। दादा अब्दुल्ला को खबर भेजी। अब्दुल्ला से तुरंत जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का बचाव किया, पर बतलाया कि मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे स्थान तक पहुंचाने के लिए स्टेशन मास्टर को कह दिया गया है। अब्दुल्ला सेठ ने मैरित्सबर्ग के हिंदू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने और मेरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने का तार भेजा और दूसरे स्टेशनों पर भी इसी आशय के तार रवाना किए। इससे व्यापारी मुझे मिलने स्टेशन पर आए। उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाली कष्टों की कहानी मुझे सुनाई और मुझसे कहा, आप पर जो बीती है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जब हिंदुस्तानी लोग पहले या दूसरे दर्जे में सफर करते हैं तो अधिकारियों और यात्रियों की तरफ से रुकावटें खड़ी होती हैं। दिन ऐसी ही बातें सुनने में बीता। रात पड़ी, ट्रेन आई। मेरे लिए जगह तैयार ही थी। बिस्तर का जो टिकट मैंने डरबन में काटने से इनकार किया था वह मैरित्सबर्ग में कटाया। ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन की ओर ले चली।